हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पर चैनल पर क्लास 9th 10th अब आने वाले टाइम में क्लास 11th और 12th के भी टॉपिक आएंगे। तो क्लास 9th के कुछ वीडियो मैंने डाली थी इससे पहले, चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक कराए थे, कुछ शॉर्ट्स बनाई थी। उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने देख ली है तो आज हम जो हमारी एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमें ज़रूर करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है चैप्टर पढ़ने का। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं और हो सके तो आपको इनको अपने कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, मैं आपको लिखवाता चलूँगा साथ साथ, बस आपको सीधे वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और नोट करते जाना है। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको कुछ भी अपने पास से नहीं लिखना, सब कुछ मैं लिखवाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी होती कैसी बुक है। तो अगर आप किसी से कहेंगे एनसीईआरटी की बुक, तो जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है अलग अलग कंपनियां की, उनको भी एनसीईआरटी की बुक मानते हैं। लेकिन ओरिजिनल एनसीईआरटी क्या होती है, आज मैं उसका कवर पेज आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारी ओरिजिनल एनसीईआरटी दिखती है। देखिए, दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। एक ये भी आपकी पुरानी थी एनसीईआरटी जो बुक, उसका कवर पेज है, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी मानी जाती है। और दूसरा ये अब जो अपडेट होकर आई है वो इस तरह से आई है एनसीईआरटी। ठीक है, ये दोनों आपकी एनसीईआरटी है, ये कवर पेज होता है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चलता है और इसी को आपको पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी के मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। क्या क्वेश्चन है, किस तरह से हमें करना है एक्सरसाइज को। देखिए, मैं एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। पहले चैप्टर ये है, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा किसी वीडियो में, ठीक है, चैप्टर से। लेकिन पहले हम एक्सरसाइज देख लेते हैं आज इसकी, क्योंकि मैं इसके कई सारे टॉपिक करा चुका। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी बच्चे ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। निम्न, देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चन है इसमें आपको दिखेंगे, क्वेश्चन 9। ये 9 क्वेश्चन आपको नोट करना है, इनको आपको समझना है, मैं लिखवाऊंगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तापमान दिया है 300 केल्विन और 573 केल्विन। इसको आपको किस में बदलना है, सेल्सियस में। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, शॉर्ट्स में भी बताया था। ताप के विभिन्न पैमाने होते हैं, उसमें तीनों में क्या अंतर होता है कि C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू K-273/5। यह अंतर होता है सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के ताप में। यहाँ पर सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन, मतलब दो हैं सेल्सियस और केल्विन, तो फारेनहाइट छोड़ देंगे। C/5 इक्वल्स टू K-273/5 का यूज करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो सेल्सियस का मान होता है केल्विन -273। ये फॉर्मूला बन गया आपका, सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन -273। डायरेक्ट अगर आपको केल्विन में बदलना होता तो सेल्सियस में 273 जोड़ देते, यहाँ पर सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देंगे। तो इसका आंसर बताइए पहले का क्या होगा। क्या कर देंगे, 273 घटा देंगे, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है K-273। C कितना है निकालना है, K दिया है 300 - 273। तो क्या करेंगे हम, इसका आंसर कैसा निकलेगा, 300 - 273, तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे इसको करेंगे, इसको बदलेंगे 300 माइनस 573, 573 दिया है, माइनस कितना माइनस कर देंगे इसमें से 273, तो कितना बचेगा हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस और ये 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको केल्विन दिया था, सेल्सियस में बदलना था, तो 273 माइनस करना है जो भी संख्या दी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलिए। सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलना है, यही फॉर्मूला यूज लगेगा। केल्विन में बदलना है तो K इक्वल्स टू 273 इधर जाएगा तो प्लस का,
C प्लस 273, मतलब 273 अब की बार जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, 273 जोड़ेंगे, कितना आएगा 273 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। और इसको 273 प्लस 373 कितना आ जाएगा 646 केल्विन। तो इस तरह से आप देखेंगे, दोबारा समझ लीजिए, इसका सारांश क्या निकला। इसका सारांश ये निकला, सारांश क्या निकला कि अगर आपको दिया है C का फॉर्मूला हमने देखा कितना है K माइनस 273। ठीक है, अगर सेल्सियस निकालना है, यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको क्या दिया था, सेल्सियस में, केल्विन में दिया था, सेल्सियस में निकालना था। अगर आपको केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या में से 273 माइनस कर देंगे। और अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहते हैं तो उस संख्या में 273 ऐड कर देंगे। ये आप याद रख सकते हैं या फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाती है। देखिए सबसे पहले नैफ्थलीन का समझने से पहले हमें ऊर्ध्वपातन समझना होगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए जो आपका ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधा किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में बदल जाएगा, गैस में। और जो आपका नैफ्थलीन है उसका एक एग्जाम्पल होती है, जो नैफ्थलीन होती है, नैफ्थलीन, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम नैफ्थलीन का, ये आपकी नैफ्थलीन है। तो नैफ्थलीन हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया, जिसको नौसादर भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। आपने देखा होगा कपूर भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें अगर आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये ठोस से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि नैफ्थलीन को रखा रहने पर कुछ समय के बाद ठोस पदार्थ को छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसका मतलब ये है कि नैफ्थलीन को जैसे ही आप छोड़ेंगे कुछ समय के बाद ये ठोस से सीधा किस में बदल जाती है, गैस में, और सारी की सारी नैफ्थलीन उड़ जाएगी, कोई भी ठोस नहीं बचेगा। बस यही हमें लिखना है यहाँ पर। चलिए लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, नैफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातज तथा वाष्पशील ठोस पदार्थ है। जो नैफ्थलीन होती है ऊर्ध्वपातज होता है और वाष्पशील ठोस पदार्थ होता है, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बिना कुछ ठोस को छोड़े क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। अदृश्य का मतलब होता है कि वो वाष्प अवस्था में चली जाती है बिना कुछ ठोस को छोड़े। तो इसका आंसर ये होगा। क्यों, आंसर दोबारा समझ लिए क्यों होगा, क्योंकि ये एक ऊर्ध्वपातज और वाष्पशील पदार्थ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, थर्ड का बी। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। आपने देखा होगा अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई साथी क्लास में इत्र लगा कर आ जाए तो आपने देखा होगा कि इत्र की खुशबू दूर तक भी आपको सूंघ सकते हैं आप इत्र की खुशबू को। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका कारण होता है विशरण। क्या होता है, विशरण। विशरण यानी कि डिफ्यूजन। विशरण के कारण जो आपके इत्र है, इत्र एक पदार्थ है, तो इत्र के जो छोटे छोटे कण हैं वो वायु में मिल जाएंगे और ये कण लगातार निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये चलते रहेंगे और आपकी जो नाक है, नाक तक ये पहुंच जाएंगे। विशरण क्या होता है, विशरण क्या होता है, जब इत्र की जो कण होते हैं वो किस में मिल जाते हैं, वायु के कणों में, तो इसको बोलते हैं हम विशरण। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विशरण। और इसी के कारण गतिशील अवस्था में होने के कारण कणों के
आपको उसकी खुशबू अपने पास तक सूंघाई दे जाएगी। तो और दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो इत्र होता है, इत्र यानी कि परफ्यूम, एक वाष्पशील द्रव होता है। क्या होता है? वाष्पशील द्रव, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जो इत्र की शीशी होती है उसके अंदर लिक्विड भरा होता है इत्र, तो इत्र में जो अंदर भरा होता है वो लिक्विड, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है ये इतना ज़्यादा वाष्पशील होता है कि तुरंत ये किस में बदल जाता है? गैस में। आपने देखा होगा इत्र के अंदर भरी होती है शीशी में लिक्विड, और बाहर जब आप छिड़कते हैं इत्र को तो वो निकलती है गैस। तो वो वाष्पशील होता है, वाष्पशील होने की वजह से तेजी से किस में बदल जाता है? वाष्प में। और जो वायु के कण है उससे मिल जाएगा और मिलने के बाद विसरित हो जाएगा, जिसके कारण अब ये जो कण होते हैं ये लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं, इसलिए आपको इत्र की खुशबू दूर तक सूंघाई दे जाएगी, पहुंच जाएगी आपको। अब लिखेंगे कैसे इसको? देखिए ये हमने लिखा इसका रीजन। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो शीघ्रता से गैस या फिर आप बोल सकते हैं वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ विसरित होकर हमारी नाक तक तेजी से पहुंच जाता है। इसलिए बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी इत्र की गंध पहुंच जाती है। तो इसका सटीक आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसका आप नोट कीजिए आंसर को, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए निम्न पदार्थों को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए 3 प्रकार के हमारे पास पदार्थ होते हैं। पदार्थ कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। तो हम लिखेंगे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस, द्रव और गैस। मैंने आपको बताया कि जो ठोस होता है उसके कण पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास। द्रव होता है उसके कण थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के कण काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो आप देखोगे अगर आप दोनों के बीच स्थान की बात करेंगे, अंतराण्विक स्थान, तो सबसे ज़्यादा स्थान सबसे कम स्थान किसका होगा? सबसे कम स्थान ठोस में होगा, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। इसी तरह से आप देखेंगे इनके बीच आकर्षण बल लगता है कणों के कारण। ये कण इतने पास पास होते हैं ठोस में कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस में। सबसे ज़्यादा ठोस में, और सबसे कम आकर्षण बल जो लगेगा वो लगेगा गैस में। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? जल। जल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, द्रव है। जल क्या है? द्रव। उसके बाद चीनी। चीनी क्या है आपके पास? ठोस है। क्या होती है चीनी? ठोस। और ऑक्सीजन क्या है आपके पास? ऑक्सीजन है एक गैस। तो यहाँ पर 3 चीजें दी है। उसने कहा है कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, यानी कि सबसे कम वाला पहले लिखना है जिसमें सबसे कम फोर्स लगेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, और उसके बाद उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? सबसे ज़्यादा ठोस में लगेगा। मतलब सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में लगेगा? ठोस में। आकर्षण बल का क्रम लिखे आप, बढ़ते क्रम में द्रव में, उससे ज़्यादा पहले गैस में, उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा ठोस में। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गैस। गैस क्या दी है? ऑक्सीजन। क्या क्रम बनेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में लगेगा? जल में। और जल से भी ज़्यादा किस में लगेगा? ठोस में। तो ये आपका आंसर होगा। ये आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका जलनी क्या दिया है? ये चीनी। क्या दी है? चीनी। जो ये दी है कि जो चीनी है, चीनी के जो कण होंगे वो आपस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है?
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला निम्न तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। देखिए जल की भौतिक अवस्था क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ आज एक बार फिर। देखिए सबसे पहले आइस लेंगे, बर्फ। क्या लिया हमने? बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। आप इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे तो क्या होगा? इसकी केवल अवस्था परिवर्तन होगी, तापमान परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि बर्फ से वो पानी बनेगा और ऐसा करने पर वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही पहले पानी बनेगा। इस कंडीशन में जो पदार्थ ऊष्मा लेता है उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो पदार्थ ऊष्मा लेगा उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। और ये बर्फ के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मतलब 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ के पानी में बनने के लिए 1 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊष्मा ले लेता है? 80 कैलोरी। इसलिए बर्फ से सिकाई ठंडक देती है। अब दूसरा देखिए क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदला, उसके बाद आप फिर इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो ये 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 तक पहुँच जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ही बना रहेगा। पानी ही बना रहेगा किसका? 100 डिग्री सेल्सियस का, या जल लिख सकते हैं। ये क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको और गर्म करेंगे तो अब ये जल से इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और ये वाष्प बनकर उड़ जाएगा, यानी कि गैस बन गया, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा तापमान। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तापमान सेम है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, द्रव से गैस में बदल गई। तो इस ऊष्मा को भी बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। ये है गलन की गुप्त ऊष्मा जो गला रही है। किसको गला रही है? बर्फ को। तो ये क्या है आपके पास? गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये वाष्पित कर रही है तो इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और आप देखोगे कि ये 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मतलब अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस के जल को 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में यानी कि वाष्प में बदलना है तो जो पदार्थ है वो कितनी ऊष्मा ले लेता है? 1 ग्राम पदार्थ कितनी ऊष्मा ले लेता है? 540 कैलोरी। इसलिए आपने देखा होगा जब पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है वो कम खतरनाक होता है, लेकिन वाष्प जो होती हैं, जैसे खाने में वाष्प उठती हैं, गरम गरम खाना बनाया, कुकर में हाथ दे दिया, तो वाष्प से अगर आप जल जाओगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। तो वाष्प ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा ले लेता है पदार्थ। कितनी गुप्त ऊष्मा होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम के लिए 540। तो अब यहाँ पर हम समझे कि 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस का जल भी होता है, यानी कि ठोस अवस्था भी होती है और द्रव अवस्था भी होती है। और 100 डिग्री सेल्सियस का बर्फ भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का जल यानी कि द्रव अवस्था भी होगी और गैस अवस्था भी होगी। क्यों? क्योंकि जो आपके पास जल है, जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखेंगे, अब आप आराम से बता देंगे इसके बीच में क्या होगा। 0 से 100 के बीच में द्रव अवस्था। अब आप आराम से बता देंगे। यहाँ पर पूछा है पहले क्या? सबसे पहले पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 पर क्या होगा? देखिए 0 से 100 तक जल ही रहेगा, तो कौन सी अवस्था रहेगी? द्रव। कौन सी अवस्था रहेगी? द्रव। अब 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ भी रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जल भी रहेगा, यानी कि ठोस अवस्था भी रहेगी प्लस उसकी कौन सी? द्रव अवस्था भी रहेगी। दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस में भी रहेगा और द्रव में भी, और 100 डिग्री सेल्सियस में भी देखें तो द्रव अवस्था में भी रहेगा प्लस गैस अवस्था में भी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ होता है और 0 का ही जल बन जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, 100 पर फिर रुक जाएगा, जल से वाष्प में बदलने के लिए 100 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको गुप्त ऊष्मा भी समझ में आ गई और ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है। जो जल है कमरे के ताप पर क्या है? द्रव। इसकी पुष्टि देनी है। देखिए, सबसे पहले कमरे का ताप आपको पता होना चाहिए। कमरे का ताप 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 से कितना होगा? 22 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे पूछूं कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पर जल का, पहले आप मुझे गलनांक बताइए। गलनांक कितना होता है? जल के लिए बात कर रहे हैं हम, जल के लिए। तो जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। गलनांक का मतलब ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और क्वथनांक का मतलब ये गैस अवस्था में बदल जाएगा 100 पर। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक भी ये किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। कमरे का ताप है 20 डिग्री सेल्सियस, और अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 100 के बीच तक वो किस में रहेगा? किस में रहेगा? द्रव अवस्था में। किसमें? द्रव। तो जल कमरे के ताप पर क्या होता है? किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। क्यों रहेगा? क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम इसका कारण क्या लिखेंगे? देखिए, तो हमने लिखा जल कमरे के ताप पर द्रव है। कैसा है? द्रव। क्योंकि इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही कमरे के ताप पर जल का आयतन निश्चित और आकार क्या होता है? अनिश्चित। मतलब इसको आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। जो लोहे की अलमारी है कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस। देखिए, जो लोहे की अलमारी में हमने लिखा कमरे के ताप पर ठोस है, जबकि जल कमरे के ताप पर क्या है? द्रव। क्यों? क्योंकि जल का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। समझिए, जो भी हमने किया, जल का गलनांक कितना है? 0। कमरे का ताप कितना है? 20, यानी कि गल गया वो 0 पर, उसके बाद वो द्रव अवस्था में आ गया। जबकि आप देखेंगे कि लोहे का जो गलनांक है, क्या? लोहे का गलनांक कितना होता है? 1538 डिग्री सेल्सियस लगभग। सोचिए कितना ज़्यादा होता है। मतलब, और कमरे का ताप कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप कमरे के ताप पर 22 डिग्री सेल्सियस पर 22 को बढ़ाते जाइए। वो 22 की बात कर रहा है। जल की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गल जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन 0 से ऊपर तापमान को बढ़ाते जाइए, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, कब जाकर वो गलेगा? 1538। तो 1538 डिग्री सेल्सियस के बाद वो द्रव अवस्था में आएगा। और साथ ही आप देखेंगे कि जो ठोस है यानी कि जो अलमारी है उसका एक निश्चित आकार होगा और आयतन भी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, क्या होती है? ठोस। पता आपको था, लेकिन आज आपको इसका रीजन भी पता लग गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? अभी इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया था। समझिए क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला उसने 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब है, इसको अगर सेल्सियस में बदलें तो क्या करते हैं? 273 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की दो चीज़ें हैं। देखिए, एक 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? उसने कहा है बर्फ़ है, आइस, या फिर आप कह सकते हैं बर्फ़। और एक 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? पानी, यानी कि जल है। जल यानी कि वाटर। दोनों को ठंडा किया। क्या किया? ठंडा। ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो बताना है। अगर मैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ दे दूं और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी दे दूं, तो क्वेश्चन ये है, व्यवहारिक क्वेश्चन है कि आपको ठंडापन किससे ज़्यादा महसूस होगा, बर्फ़ से या जल से? आप ही बताइए। आपको ठंडा पानी दे दिया जाए और बर्फ़ दे दिया जाए तो ठंडक आपको किससे लगेगी? का आंसर होगा हमें ठंडक बर्फ़ से ज़्यादा लगेगी।
क्यों लगेगी? क्योंकि अभी अब मैंने आपको बताया कि बर्फ पहले 0 डिग्री सेल्सियस के जल में कन्वर्ट होगी, और ऐसा करने पर वो पदार्थ से गुप्त ऊष्मा ले लेगी। और कितनी गुप्त ऊष्मा ले लेती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जबकि जल सीधा क्या हो जाएगा? ऊष्मा देगा जो उसको देनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा ऊष्मा है, इसी के कारण हमें जो बर्फ है वो ज़्यादा शीतलता प्रदान कराता है। तो अब इसको क्वेश्चन ये है, इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, तो देखिए इसका आंसर हमने क्या लिखा है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको समझाया, पर बर्फ किसी पदार्थ से गुप्त ऊष्मा ले लेती है, और उस गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, जो कि होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ से किस में बदलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस के जल में लाता है, फिर ताप में वृद्धि करता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में क्या करता है? वृद्धि करने के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। मतलब बर्फ को दो ऊष्मा मिलती है, एक गलन की गुप्त ऊष्मा और वैसे वाली ऊष्मा, और जल को केवल एक ऊष्मा मिलती है। इसलिए हमें ठंडक प्रदान करता है बर्फ। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल पदार्थ से किसी भी प्रकार की ऊष्मा प्राप्त नहीं करता, और वह आपका बर्फ करता है किसकी फॉर्म में करता है? क्या बोलते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसे में अधिक होती है? अब ये मैंने आपको समझाया, यही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, क्या सेम क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक उबलता हुआ जल है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का जल है, और एक 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है यानी कि वाष्प है। तो इसमें बताना है कि भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक होती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जलने की तीव्रता अधिक होगी। जलने की तीव्रता अधिक होगी। क्यों होगी अधिक? क्योंकि ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से कुछ ऊष्मा लेगा और 100 डिग्री सेल्सियस के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस के जल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जल से क्या बनाता है? 100 डिग्री सेल्सियस का भाप, और उसको बोलते हैं हम क्या? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसको ये ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, और ये कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के जल के भाप में बदलने पर क्या होगा? वो 540 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा पदार्थ से ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर बाई चांस किसी का हाथ या पैर जल जाए, अगर आप पानी से जलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के, तो कोई ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है। लेकिन अगर वाष्प से जल जाएगा, भाप से जल जाएगा, तो ज़्यादा खतरनाक बात है। इसलिए आपने देखा होगा स्टीम इंजन बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जो स्टीम से चलते हैं, क्योंकि स्टीम के पास कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा होती है, जिसके कारण आपको जलने की तीव्रता अधिक आएगी। अब इसको लिखना कैसे है? बस ये बात है। देखिए इसका आंसर, देखिए आंसर क्या लिखना है। भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अभी मैंने समझाया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस या आप बोल सकते हैं 373 केल्विन ताप पर भाप या वाष्प के कणों में उसी ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा ले लेता है। क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा प्राप्त या अवशोषित कर ली है। इस कारण भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना। इसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर निम्न चित्र के लिए ABCDEF की भौतिक अवस्था परिवर्तन को नामांकित करिए। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं समझा देता हूँ। देखिए ये एक ठोस है, ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में। कब बदला? जब आपने ऊष्मा में वृद्धि करी या दाब में कमी करी, या उसका उल्टा भी पॉसिबल है, ऊष्मा में कमी या दाब में वृद्धि। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ठोस था जो द्रव अवस्था में बदल गया। ठोस से द्रव अवस्था में बदला वो प्रोसेस है A, और द्रव से ठोस में बदला वो प्रोसेस है D। तो आप दोनों के नाम बता दीजिए जल्दी। अगर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको बोलते हैं संगलन या गलना। क्या बोलते हैं? संगलन या फिर गलना। दूसरा, अगर कोई द्रव ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसको बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं? जमना। 2 क्लियर हो गए, A और D। अब आगे देखते हैं। देखिए कोई द्रव गैस में बदल गया, यहां देखिए द्रव किस में बदल गया? गैस में, B। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? द्रव से गैस में बदल गया तो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण या इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। और अगर गैस कन्वर्ट हो गई द्रव में तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर संघनन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या संघनन। तो हमें 2 और पता चल गए, 4। अब बचते हैं हमारे पास 2। कौन कौन से 2 बचते हैं? ऊपर देखिए ई क्या प्रोसेस हो रहा है? ठोस, तीर से पता चलेगा हमें किस में बदल गया? गैस में। तो ये ई प्रोसेस है, इसको बोलते हैं उध्रुवपातन। क्या बोलते हैं? उध्रुवपातन या फिर सब्लिमेशन। और अगर यहां पर देखिए इधर से चला है और तीर इधर आकर लगा है, गैस से ठोस में बदल गया तो एफ प्रोसेस क्या होगा? निक्षेपण। क्या होगा? निक्षेपण। तो इस तरह से हमारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप वीडियो पर कमेंट करिए और मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।